तो बच्चों देखो, इसमें अपन अब चलते हैं फॉरवर्ड, है ना। और आपको किसी भी तरह का दिक्कत हो तो आप चैट बॉक्स में भी बताओ, जो हमारे ग्रुप्स वगैरह हैं डाउट्स वगैरह के, उधर भी आप चीज़ों को क्लियर करते रहो, है ना। आप उधर डाउट वाले जो ग्रुप हैं उसमें भी आप अपना मैसेज भेज के, जिस तरह की प्रॉब्लम आपको, 1-2 दिन लगेंगे इसमें और सारी चीज़ें रेक्टिफाई हो जाएंगी, फिर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट आएगा ही नहीं, है ना। हम कोशिश में पहले भी आपसे बोला था कि लगे हुए थे, हमने इसके पहले जो एक ट्रायल क्लास ली थी वो इतना सक्सेस नहीं था, इसके लिए मैंने फिर से नए ऐप पे वर्क किए और आप लोगों के सामने ये सारी चीज़ों को रखा है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग पढ़ाई पर कंसंट्रेट करते हुए इधर उधर की चीज़ों पे ध्यान नहीं दोगे, है ना। तो ध्यान दो थोड़ा। तो जो होमोजीनियस मिक्सचर है इसको हम कैसे पहचानते हैं, देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को फेज डिफाइन करना पड़ता है। और फेज जो होता है यह होता है मैकेनिकली सेपरेबल पार्ट ऑफ द सिस्टम। मैकेनिकली सेपरेबल पार्ट ऑफ द सिस्टम, सेपरेबल पार्ट ऑफ द सिस्टम सिस्टम। और आपका जो ये फेज है ना, कंसेप्ट ऑफ फेज, आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो, कंसेप्ट ऑफ फेज, है ना। मैकेनिकली सेपरेबल पार्ट ऑफ द सिस्टम होता है। और जो आप कंसेप्ट ऑफ फेज यहाँ से डिस्कस करोगे, जो यहाँ पे आप समझोगे, इसका आपको कई चैप्टर्स में ज़रूरत पड़ने जा रहा है। तो अब अपन देखो इसमें बात करेंगे कि जो फेज होता है ना। अब देखो ये मैकेनिकली सेपरेबल पार्ट ऑफ द सिस्टम को अपन फेज बोलते हैं। अब क्या मतलब होता है मैकेनिकली सेपरेबल पार्ट का, क्या मतलब होता है मैकेनिकली सेपरेबल पार्ट का। तो देखो आप इसको ऐसे समझो कि जिन चीज़ों को आप, है ना, जिन चीज़ों को आप अपने आँख से देखकर पहचान सकते हो, जिन चीज़ों को आप आँख से देखकर पहचान सकते हो, आपको ऐसा लगेगा कि मैं इसको हटा सकता हूँ, ये सारी चीज़ें फेज कहलाती है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर अपन जैसे बात करें कि आपने देखा होगा स्टेनलेस स्टील, क्या देखा होगा आपने, स्टेनलेस स्टील देखा है या नहीं। स्टेनलेस स्टील जो होता है बेसिकली, ब्लेड वगैरह देखे होंगे, है ना, जो हम लोग शेविंग वगैरह में यूज करते ब्लेड, वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है। और आपको पता होगा कि वो एलॉयज से बने होते हैं। तो जो एलॉयज होता है उसमें कई तरह के मेटल और नॉन मेटल्स मिलाए जाते हैं, लेकिन आप उनमें से किसी को भी अपने नेकेड आई से देख नहीं पाओगे, ठीक है। तो अगर आप नेकेड आई से नहीं देख रहे हो, आप स्टेनलेस स्टील देखते हो, जैसे मान लो कि आप ब्लेड देखते हो, तो उसमें क्या होता है कि आपको एक ही मटेरियल दिखता है, आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप उससे आयरन या कोई भी चीज़ें अलग कर पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए अपन यूज करते हैं सिंगल फेज, कि उसका एक फेज होता है। सिंगल फेज का मतलब हुआ यहाँ पर एक फेज होता है ना, सिंगल फेज का मतलब हुआ एक फेज। तो कंसेप्ट ऑफ फेज समझ में आया, which can be observed, which can be observed by our naked eye, नेकेड आई से हम जिसे ऑब्जर्व कर लेते हैं वही कहलाता है फेज। और इसी को अपन अंग्रेजी में डिफाइन कर देते हैं, इंग्लिश में कर देते हैं बेसिकली, अंग्रेजी में, है ना। तो वो अपन इसको डिफाइन करते हैं मैकेनिकली सेपरेबल पार्ट ऑफ द सिस्टम, ठीक है बच्चों। तो मैकेनिकली सेपरेबल पार्ट ऑफ द सिस्टम क्लियर हो रहा होगा आपका, है ना। अब देखिए फेज के बेसिस पर जो कोई भी सब्सटेंस है उनको दो पार्ट में अपन डिवाइड करते हैं। एक होता है सिंगल फेज सिस्टम, एक होता है सिंगल फेज सिस्टम, और दूसरे होते हैं मल्टीफेज सिस्टम, ठीक है।
सिंगल फेज सिस्टम और मल्टी फेज सिस्टम। जो सिंगल फेज सिस्टम होता है ना, इसके लिए फेज की वैल्यू 1 होती है। इसके लिए फेज की वैल्यू कितनी होती है? 1। और जो मल्टी फेज सिस्टम होता है इसके लिए फेज होते हैं मोर देन 1, है ना। अब यहीं से आपको समझना है होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। तो देखिए जो सिंगल फेज सिस्टम है, जो सिंगल फेज सिस्टम है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन। और ये होता है होमोजीनियस। क्या होता है? होमोजीनियस। और जो मल्टी फेज सिस्टम होते हैं वो होते हैं हेटेरोजीनियस। हेटेरोजीनियस है ना। अब होमोजीनियस में आ जाता है अपना सॉल्यूशन। होमोजीनियस में क्या आ जाता है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है ना। और मल्टी फेज सिस्टम में आते हैं कोलाइड्स और सस्पेंशन। एक कोलाइड आता है और एक सस्पेंशन आता है, और ये दोनों के दोनों हेटेरोजीनियस होते हैं, ठीक है। तो अब यहां से अपन थोड़ा सा बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन का, है ना। सॉल्यूशन के बेसिक्स को आपने समझा कि सॉल्यूशन जो होता है वह सिंगल फेज सिस्टम होता है, ठीक है। और यह जो सिंगल फेज सिस्टम होता है, तो यहाँ पे अपने लिए जरूरी है कि अपन थोड़ा सा समझें फेज क्या है ना। होमोजीनियस सिस्टम होता है और यहीं अपन थोड़ा नोट कर ले, यह सिंगल फेज सिस्टम है, जो कि लास्टली मैंने क्लियर किया है। यहाँ पे आके मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं कि जो फेज 1 होता है इसका, इसी को बोलते हैं सिंगल फेज सिस्टम। 1 फेज को ही क्या बोलते हैं अपन? सिंगल फेज सिस्टम। और ये सॉल्यूशन होता है, और इधर आ गया आपका मल्टी फेज सिस्टम, है ना। तो अभी एक आध क्लास अपन थोड़ा धीरे धीरे करते हैं, है ना। अपन ऑनलाइन वगैरह से भी गो थ्रू हो जाएंगे। आपने बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस किए होंगे, है ना। लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है ना, टेबल कुर्सी लगाओ, बैठ जाओ, है ना, और लिखते रहो, आपको देखता रहे। तो देखो बच्चों, उस तरह मुझे थोड़ा सा फील आता नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं जिस तरह से आपको क्लास में दिखता था उसी तरह से मैं आपको ऑनलाइन भी दिखता रहूँ। इसलिए मैंने ये बोर्ड का सिस्टम काफ़ी टफ होता है, इसको अरेंज करना किसी के लिए भी काफ़ी टफ होता है, इस तरह का लाइव क्लास, है ना। तो आप इनको थोड़ा सा इसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठाएं आप लोग, है ना। जो मेहनत हमने किया है आप इसके अधिक से अधिक फ़ायदे उठाएं, है ना। और कोई डिफरेंस अपने को नहीं मिलेगा क्लासरूम में और यहाँ में। आपके जो भी डाउट्स हैं आप उसको नोट करके रखिए, आप उसका फ़ोटो खींच के मुझे ग्रुप में भेजिए, है ना। चैट वगैरह में आप टाइम नहीं इधर उधर कीजिए, आप अपना अधिक से अधिक टाइम लेक्चर को सुनने में दीजिए। तो अब इसमें अगर अपन बात करें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का, है ना, कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, हम लोग कैसे क्लासिफाई कर पाएंगे सॉल्यूशन को। तो देखिए इसके कई बेसिक्स होते हैं। सॉल्यूशन को क्लासिफाई करने के कई बेसिक्स होते हैं बेटा। सबसे पहला बेसिक अगर हम बात करें सॉल्यूशन के क्लासिफिकेशन में, सबसे फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको हम बताएं तो बताते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, है ना, कंपोनेंट्स। अब देखिए कंपोनेंट्स के बेसिस पर भी जब आप क्लासिफाई करने जाएंगे तो आपको दो तरह की चीज़ें मिलेंगी। एक मिलेगा कि इसमें कितने कंपोनेंट्स हैं, और दूसरा यह मिलेगा कि एक तो आपको मिला कि इसमें कितने कंपोनेंट हैं, दूसरा मिला जो कंपोनेंट हैं उसके नेचर किस तरह के हैं, ठीक है। मतलब एक नेचर ऑफ कंपोनेंट और दूसरा नंबर ऑफ कंपोनेंट। एक तो यहाँ से आ गया नंबर ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेसिस पे। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेसिस पे अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन दो टाइप के मिलेंगे आपको। कितने टाइप के मिलेंगे? दो टाइप के सॉल्यूशन मिलेंगे आपको।
ठीक है, एक सॉल्यूशन मिलेगा आपको जिसको हम लोग कहते हैं बाइनरी। इसमें केवल दो कंपोनेंट होते हैं, केवल दो तरह के कंपोनेंट। ठीक है, केवल दो तरह के कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे। तो जैसे अगर अपन बात करें यहाँ पे प्लेन शरबत का, शरबत जानते होंगे ना आप लोग, शरबत है ना, पानी चीनी मिला दो शरबत बन जाएगा, पानी चीनी को मिलाने से शरबत बन जाते हैं। तो एक तो बाइनरी सॉल्यूशन हुआ जिसके दो कंपोनेंट है, दूसरे को अपन ने बोला है पॉलिनरी, दूसरे को बोला है पॉलिनरी। इसके पास मोर देन टू कंपोनेंट होते हैं, है ना, दो से ज्यादा कंपोनेंट होते हैं इसके पास, तो ये होता है पॉलिनरी। ठीक है, तो अब अपन देखो जो बात करें, और देखो बच्चों जिनको अभी भी अगर क्लियर वॉइस वगैरह सुनाई नहीं पड़ रहा है आपको, तो आप थोड़ा सा हेडफोन वगैरह का यूज करो बेटा, है ना, काफ़ी क्लियर आपको आवाज़ सुनाई पड़ेगी, है ना। आप देख रहे होगे मैं भी हेडफोन लगा रखा हूँ। वैसे मेरे हेडफोन लगाने का ये कारण है कि मुझे आवाज़ कम मिलता है, आपको इक्को सुनाई नहीं पड़े, मैं तो हेडफोन इसलिए लगा रखा हूँ और मुझे काफ़ी क्लियर आवाज़ सुनाई पड़ रही है। कई बार क्या होता है नेटवर्क वगैरह के कारण आवाज़ अपने को सुनाई नहीं पड़ती, तो मैं कोशिश करूँगा कि जो भी आवाज़ लैक होता है मैं उसको रिपीट करूँगा। तो आप लोग क्या कीजिए, हेडफोन वगैरह लगा के रखिए, तो आपको काफ़ी क्लियर वॉइस वगैरह सुनाई पड़ेंगे। तो अब अपन देखो इसमें बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन में। सबसे पहले हमने नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेसिस पे सॉल्यूशन को डिवाइड किया। नंबर ऑफ कंपोनेंट में जो कंपोनेंट हैं अगर वो दो हैं, शरबत में जैसे दो ही कंपोनेंट होते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं बाइनरी, और दूसरा होता है पॉलिनरी। तो पॉलिनरी सॉल्यूशन जो होता है इसको अपन कह सकते हैं कि जैसे मान लो शरबत में अपन कई बार क्या करते हैं लेमन जूस वगैरह मिला देते हैं, शिकंजी बनाते हैं अपन, है ना, लेमन जूस वगैरह मिला देते हैं, तो ये बन जाता है पॉलिनरी सॉल्यूशन। अपने लिए इस चैप्टर में बाइनरी सॉल्यूशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने सारे क्वेश्चन बाइनरी सॉल्यूशन के होते हैं। अब दूसरा है नेचर ऑफ कंपोनेंट, नेचर ऑफ कंपोनेंट। तो जो कंपोनेंट होते हैं, सबसे पहले तो आप समझिए कि सॉल्यूशन का कंपोनेंट होता क्या है ना। सॉल्यूशन के कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूट्स। सॉल्यूट्स लिखा है मैंने, ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूट नहीं लिखा है मैंने, सॉल्यूट्स मतलब ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और जो दूसरा होता है वो होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में एस नहीं लगाते अपन, क्योंकि किसी सॉल्यूशन में एक ही तरह के सॉल्वेंट होते हैं। ठीक है, तो सॉल्वेंट एक तरह के होते हैं और जो सॉल्यूट है वो एक से ज़्यादा तरह के भी हो सकते हैं। तो बेसिकली जो पॉलिनरी सॉल्यूशन होता है उसमें सॉल्वेंट तब भी एक ही होता है। ठीक है, उसमें सॉल्वेंट जो होते हैं वो तब भी एक होते हैं। जो बेसिकली नंबर चेंज होते हैं वो किसके होते हैं, सॉल्यूट के। तो अब अपन देखो यहाँ अगर बात करें कि जैसे पॉलिनरी सॉल्यूशन है, बड़ा सिंपल सा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप समझने की कोशिश कीजिए कि अपने पास एक पॉलिनरी सॉल्यूशन है। ठीक है, अपने पास क्या है, एक पॉलिनरी सॉल्यूशन, पॉलिनरी सॉल्यूशन है। तो उसमें अगर हमसे पूछा कि सॉल्वेंट कितना होगा, तो सॉल्वेंट इज ऑलवेज वन, सॉल्वेंट एक ही होता है। अगर नंबर बदलने होंगे, अगर नंबर बदलने होंगे तो केवल और केवल, अगर सॉल्वेंट बदलने सॉरी नंबर बदलने होंगे तो केवल सॉल्यूट के नंबर बदलेंगे, है ना। अब थोड़ा सा आप समझिए कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। देखिए जो सॉल्वेंट होता है वह सॉल्यूशन में मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। जो सॉल्यूट होते हैं यह लेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, है ना, ये मैक्सिमम अमाउंट में है। तो जो एक मैक्सिमम अमाउंट में है उसको तो हम लोग सॉल्वेंट कह देते हैं, बाकी सबको हम लोग
सॉल्यूट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है ना, इसमें हमने यूज कर रखा है H2O 10 मोल, फिर हमने इसमें यूज कर रखा है शुगर 1 मोल, फिर हमने इसमें लेमन जूस डाल रखा है ना, कुछ 0.2 मोल, है ना। इसी को जो बुक्स वगैरह में एग्जांपल्स होते हैं वो इस तरीके से देखो बताते हैं कि इसको मान लिया सामने वालों ने A, इसको मान लिया B, इसको मान लिया C, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपने ABC कर दिया तो इसमें अपने लिए जो सॉल्वेंट होगा वो तो H2O होगा जो 10 मोल है, मतलब मैक्सिमम अमाउंट में, और बाकी जो ये दो बच गए दोनों के दोनों सॉल्यूट हैं, है ना। लेकिन चूंकि अपने को बाइनरी सॉल्यूशन पर ही ज़्यादा फोकस करना है तो उसमें एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होगा। क्या होगा उसमें? एक सॉल्वेंट होगा, है ना। चलिए बच्चों 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं अपन, फिर स्टार्ट आगे बढ़ते हैं ना। तो आप लोग तो हेडफोन वगैरह ढूंढ लो, 2 मिनट में, है ना, लगाओ उसको और सही से इन सब चीज़ों को देखो, है ना। 2 मिनट में अपन वापस स्टार्ट करते हैं। एक सॉल्यूट होता है वोलाटाइल, और दूसरा सॉल्यूट होता है नॉन वोलाटाइल, ठीक है। एक सॉल्यूट होता है वोलाटाइल और दूसरा सॉल्यूट होता है नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल को हम समझ सकते हैं इजीली इवेपोरेबल, ठीक है। जो इजीली इवेपोरेबल सॉल्यूट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, इजीली इवेपोरेबल सॉल्यूट को हम लोग बोलते हैं वोलाटाइल, और जो नॉन वोलाटाइल होते हैं वह डू नॉट इजीली इवेपोरेबल होते हैं, ठीक है। मतलब इसमें जो पार्टिकल्स के बीच फोर्स होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, इसमें इंटर पार्टिकल फोर्स या फोर्सेस कह दो आर स्ट्रॉन्ग, और जो वोलाटाइल होता है उसमें इंटर पार्टिकल फोर्सेस वीक होते हैं, इसमें इंटर पार्टिकल फोर्सेस जो होते हैं, है ना, जो वीक होते हैं, जिसके कारण वो वोलाटाइल होता है। तो देखो यहां से अपने को सॉल्यूशन मिलेगा 2 टाइप का, एक मिलेगा सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल सॉल्यूट और दूसरा मिलेगा सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। एक मिलेगा सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल सॉल्यूट और दूसरा मिलेगा सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं, वोलाटाइल वाले को, सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल सॉल्यूट वाले को बोलते हैं VS, है सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल सॉल्यूट, और इसको बोलते हैं NVS। जिसमें वोलाटाइल हो उसको VS, और या आप ऐसे कह सकते हो VSS, वोलाटाइल सॉल्यूट सॉल्यूशन, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट सॉल्यूशन, NVSS कर दो, है ना। ये सब अपने हाथ में होता है। किसी भी चीज़ों का शॉर्टकट करना थोड़ा सा, कई बार तो अपन वो शॉर्टकट करते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, और कई बार अपन अपने कन्वीनियंस के हिसाब से भी शॉर्टकट बनाते हैं, है ना। तो अब हेडफोन वगैरह अगर आपने लगा लिया है तो आपको काफ़ी क्लियर आवाज़ें वगैरह आ रही होंगी, है ना बेटा। तो अब अगर अपन बात करें यहाँ पे थोड़ा सा, तो हम लोग
सॉल्यूट के नेचर के बेसिस पे एक तो हमने इसको क्लासिफाई किया कि सॉल्यूशन वोलेटाइल सॉल्यूट का होगा और सॉल्यूशन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का होगा। आपके लिए इस चैप्टर में दोनों इंपॉर्टेंट हैं। जहाँ तक बात है NBSS का, तो आप जानते होंगे इस चैप्टर में एक टॉपिक होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना। एक टॉपिक इसमें होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सारे के सारे सॉल्यूशन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के यूज किए जाते हैं, क्योंकि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वह कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कभी भी किसी वोलेटाइल सॉल्यूट के सॉल्यूशन के लिए डिफाइन किया ही नहीं गया है। उसको हम लोग जब भी डिफाइन करते हैं तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के सॉल्यूशन के लिए करते हैं, और वोलेटाइल सॉल्यूट के सॉल्यूशन के लिए हम लोग रॉल्स लॉ पढ़ते हैं, है ना। अब हम बात करें अगर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों का लो, है ना। फिजिकल स्टेट की बात करें, या एक काम करो डायरेक्ट बात कर लो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, छोड़ो इसमें सब आ जाएंगे। अगर आप फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन की बातें कर दो तो इसमें सबके स्टेट आ जाएंगे। तो अगर हम लोग बात करें फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का 3 फिजिकल स्टेट देखा गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब इसको आप ऐसे समझो कि जैसा कि आपको अभी पता चला है ना, फिजिकल स्टेट के बारे में। अगर हम फिजिकल स्टेट के बिहाफ पे अगर हम बात करें, फिजिकल स्टेट के बिहाफ पर अगर हम बात करें, वापस इधर से स्टार्ट कर लेते हैं अपन, है ना। तो फिजिकल स्टेट के बिहाफ पे अगर हम बात करें तो एक तो होगा सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरे होंगे लिक्विड सॉल्यूशन, तीसरे होंगे गैसियस सॉल्यूशन। मैं यहां पर आपको थोड़ा अलर्ट करना चाहूंगा कि आपके लिए लिक्विड सॉल्यूशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिक्विड सॉल्यूशन, है ना। तो सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन, इसमें चैप्टर है अपना लिक्विड सॉल्यूशन का, लेकिन अपन समझेंगे सबको। सबसे पहली बात तो आप इसमें यह ध्यान रखिए कि किसी भी सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट मेनली डिपेंड करता है, उसके सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट पर, है ना। स्टार बना के लिख सकते हो आप कि द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज सेम एज दैट ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। कर लिया नोट आपने। इसके बाद हम कह सकते हैं कि इसका जो सॉल्वेंट होगा, सॉलिड सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा बताइए? सॉलिड। क्या होगा? सॉलिड। और फिजिकल स्टेट जो लिक्विड सॉल्यूशन का होगा वो इसलिए होगा क्योंकि इसके सॉल्वेंट लिक्विड है, तो अपन इसका सॉल्वेंट बना देते हैं लिक्विड। फिर अपन बात करते हैं गैसियस सॉल्यूशन के लिए, तो बताइए इसका सॉल्वेंट क्या होगा? इसका सॉल्वेंट होगा गैस। इसका सॉल्वेंट क्या होगा? गैसियस होगा, है ना। तो इस तरीके से सॉल्यूशन को फिर से क्लासिफाई किया हमने फिजिकल स्टेट के बिहाफ पर, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, आज तो लगता है अपन सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन ही करेंगे, है ना। तो थ्योरी वगैरह का पार्ट और एनसीईआरटी, आप सब लोगों को एनसीईआरटी पढ़ते ही रहना है। एनसीईआरटी से आप दूर होके कभी किसी कंपटीशन को क्रैक नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना, है ना। आपको इसको ध्यान रखना ही रखना है। तो अब अगर आप बात करो यहाँ पर फर्दर अगर हम क्लासिफिकेशन देखें सॉल्यूशन का, अच्छा एक बात इसमें और ध्यान दो, ये जो 3 तरह के आपको सॉल्यूशन मिले ना,
इनके लिए सॉल्यूट कुछ भी हो सकते हैं, है ना। सॉलिड सॉल्यूशन के लिए भी जो सॉल्यूट होगा वह सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है। लिक्विड सॉल्यूशन के लिए भी सॉल्यूट जो है सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है, और गैसेस सॉल्यूशन के लिए भी जो सॉल्यूट हो सकता है वो सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है ना। तो बेटा देखो ये जो टेबल है ना एनसीईआरटी में, ये टेबल बना रखा है एनसीईआरटी वालों ने, तो इस टेबल पर आप लोग थोड़ा ध्यान दो। वहाँ पर उसने उस टेबल में बताया है कि सॉल्यूशन जो सॉलिड लिक्विड गैस होता है उसके क्या क्या सॉल्वेंट रखा, तो जब भी सॉलिड लेगा तो हमेशा सॉल्वेंट को देखना सॉलिड रखेगा। लिक्विड सॉल्यूशन के लिए हमेशा सॉल्वेंट को लिक्विड रखेगा, गैसियस सॉल्यूशन के लिए हमेशा सॉल्वेंट को गैस रखेगा, और वह सॉल्यूट कुछ भी रख सकता है तीनों ही केस में। अगर हम कुछ कुछ एग्जाम्पल की बातें कर ले थोड़ा सा, है ना, तो देखो इसमें एग्जाम्पल की जो हम बातें करेंगे उसमें मेनली देखो हमें एग्जाम्पल में ये देखना है, जैसे मान लो सॉलिड आपका क्या है, सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्वेंट है, ठीक है, सॉलिड सॉल्वेंट है हमारे पास। हम इसमें लिक्विड सॉल्यूट यूज करें, सोचिए, दिमाग लगाइए, दिमाग लगा के सोचिए। देखिए आपने टैबलेट वगैरह देखे होंगे ना आप सब लोग, अगर आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हो तो टैबलेट देखे ही होगे, और नहीं कर रहे हो तो भी देखे होगे भाई। टैबलेट किस स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं टैबलेट, ठीक है। और सॉलिड स्टेट में जो टैबलेट होते हैं तो उसको बनाने में लिक्विड का भी यूज होता ही है। समझिए कैसे, जैसे आप देखे होंगे जो हम लोग रोटी बनाने के लिए आटा बनाते हैं, ठीक है, तो जो हम लोग आटा बनाते हैं उस आटे में आटा सॉलिड स्टेट में होता है, रोटी भी सॉलिड स्टेट में होता है, लेकिन पानी किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में। क्या आपको लगता है बिना पानी मिलाए आप सॉल्यूशन तैयार कर रोटी बना लोगे? आटा में बिना पानी मिलाए आप वहाँ से रोटी बना नहीं पाओगे, ठीक है। उसी तरीके से जो टैबलेट बनाया जाता है उसके लिए भी सॉलिड मटेरियल्स वगैरह लिए जाते हैं, है ना, और उस सॉलिड मटेरियल्स में लिक्विड डाल के फिर उसका पेस्ट वगैरह बना के और फिर उसके टैबलेट तैयार किए जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा सॉलिड सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्यूट, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें और भी बेहतर क्लासिकल एग्जाम्पल की बात करें तो आप थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ते रहो, है ना, और उसके एग्जाम्पल को आप मेनली ध्यान रखो, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा उसी के एग्जाम्पल आते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम बात कर लें अगर थोड़ा सा सॉलिड प्लस सॉलिड, मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों ही सॉलिड, इसके एग्जाम्पल हो गए एल्लोइज, इसके एग्जाम्पल एल्लोइज हो गए, इसके एग्जाम्पल लिख लो गूंदा हुआ आटा, या टैबलेट बनाने के लिए जो हम पेस्ट यूज करते हैं वो, है ना। अब अगर हम थोड़ा सा सॉलिड प्लस गैस की बात करें तो देखो जो पोरस सॉलिड होते हैं, पोरस सॉलिड, है ना, उसके क्रिस्टल में जो गैस वगैरह इंटरप्ट होते हैं तो उसको हम लोग ले सकते हैं सॉलिड गैस के एग्जाम्पल के फॉर्म में। और अगर इसमें अपन और भी बातें करें कि जो लिक्विड वाला पार्ट है, मेनली इस चैप्टर में अपने को तो लिक्विड ही तैयार करना है ना, तो उसके व्याप पर अगर एग्जाम्पल देखें अपन लिक्विड के व्याप पर तो जो लिक्विड सॉल्यूशन होता है लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें, इसमें मान लो लिक्विड प्लस लिक्विड, है ना, लिक्विड प्लस लिक्विड क्या हो गया, अल्कोहल प्लस H2O। अब इसमें सॉल्वेंट कौन है और सॉल्यूट कौन है, ये टोटली डिपेंड करेगा
यह टोटली डिपेंड करेगा अमाउंट पर, है ना। थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो जो अल्कोहल का सेवन करते हैं उन लोगों पे ध्यान दो, ठीक है। कुछ लोग पानी ज़्यादा रखते हैं, अल्कोहल कम, तो उनका पानी हो गया सॉल्वेंट। कुछ लोग क्या करते हैं, अल्कोहल ज़्यादा रखते हैं, पानी कम, तो उनके अल्कोहल हो गए सॉल्वेंट। और कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे आप फॉरेन वगैरह कभी जाओगे, है ना, बड़े डॉक्टर बन जाओगे और आपको फॉरेन जाने का मौका मिलेगा, तो वहाँ पे एक वाइन मिलता है जो पानी मिलाया ही नहीं जाता है। उसके इनिशियल जो प्रिपरेशन होते होंगे ना, उसी टाइम पे उसमें पानी वगैरह मिला दिए जाते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पे वो सोल होता है। तो बेटा वैसे केस में हम लोग सॉल्वेंट नहीं बताते हैं, है ना। जब एकमात्र चीज़ें हो तो सॉल्वेंट सॉल्यूट का कोई मीनिंग है नहीं। दो या दो से ज़्यादा चीज़ें होती हैं तभी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मतलब अपन लगाते हैं। तो अब हम लोग लिक्विड का सॉल्यूशन देखा, अल्कोहल वाटर का, है ना। फिर अगर हम देखें लिक्विड प्लस सॉलिड, इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका शरबत, है ना। नींबू पानी ले लो, सॉरी पानी और शक्कर ले लो, और फिर आप पानी नमक भी मिला लो, है ना। तो ये एग्जांपल तो मैं क्लास में बहुत सही के तरीके से आपको समझाया था कि जो शरबत होता है वो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ गेस्ट भी होता है ना। जिस तरह का गेस्ट है उस तरह का सॉल्यूशन पिलाओ उसको, शरबत बनाओ उस तरह का, है ना। और उसके बाद हम बात करते हैं लिक्विड प्लस गैस। लिक्विड प्लस, इसका बेस्ट एग्जांपल है कोल्ड ड्रिंक्स, और थोड़ा ब्रॉड में जाना चाहते हो तो सॉफ्ट ड्रिंक, है ना। अब देखो सब चीज़ों का नाम लेना उचित नहीं होता है। सॉफ्ट ड्रिंक जो होता है वो बहुत बड़ा फैमिली है, उसमें कोल्ड ड्रिंक्स भी होते हैं आपके, है ना। तो इस तरीके से लिक्विड और गैस का आपको एग्जाम्पल मिला। आप अपने लिए ये तीनों सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिक्विड का, लिक्विड सॉलिड का और लिक्विड गैस का, है ना। अलग अलग पार्ट में सॉल्यूशन में इन सारे का यूज अपन करते हैं। इसी तरीके से अगर अपन बात करें गैसियस सॉल्यूशन का, किसका बात करें, गैसियस सॉल्यूशन का अगर हम बात करें, ठीक है, गैसियस सॉल्यूशन का बात करें, इसमें मान लो गैस प्लस गैस है, तो बेस्ट एग्जांपल एयर, एटमॉस्फेरिक एयर, इसके एग्जांपल बन जाएंगे। गैस प्लस लिक्विड का बात करें अगर हम, है ना, तो आप देखे होंगे फॉग, है ना, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कुहासा, कोहरा, देखे होंगे। तो आप नॉर्मली समझ लो, वैसे एग्जैक्टली तो वो सॉल्यूशन नहीं होता है, बट जस्ट इमेजिन करो कि जो फॉग होता है उसको आप एक गैस टाइप देख रहे हो, तो उसमें जो वाटर वेपर के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो उसमें डिजॉल्व होते हैं, ठीक है, उसमें डिजॉल्व होते हैं वाटर वेपर के ड्रॉपलेट्स वगैरह, है ना। तो इस तरीके से गैस लिक्विड हो गया। और अब हम बात कर लेते हैं गैस प्लस सॉलिड। तो एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं और वो गैस के साथ मिक्स होते हैं होमोजीनियसली, ठीक है। वैसे अगर आप एक्सपेरिमेंटल बिहाफ पे जाओगे, कंप्लीट साइंटिफिक होगे, तो यह भी जो गैस और सॉलिड का जो मतलब मिक्सचर है, यह भी सॉल्यूशन जनरली नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बातें करते हैं अलग अलग फिजिकल स्टेट के सॉल्यूशन के। और अब यहाँ से हम लोग अगर हम बात करें सॉल्यूशन के नेचर के बारे में, तो एक होता है आइडियल और एक होता है नॉन आइडियल। वह अभी अपने को नोट करने की जरूरत नहीं है, जब अपन रॉल्स लॉ देखेंगे उसमें हम लोग उसकी बातें कर लेंगे, है ना। अब थोड़ा सा अगर हम एक और क्लासिफिकेशन देखें तो उसमें हम लोग बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव अमाउंट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ
ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, है ना, रिलेटिव अमाउंट की बात करें। कहता है कि जैसे मान लो अमाउंट को हम लोग जनरली क्या करते हैं, मोल से डिनोट करते हैं, और अभी हम आ रहे हैं मोल को बहुत डिटेल्स में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा मैं आपको, है ना। आज आप सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन देख लीजिए और एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए और कुछ खुद से भी सोचने का कोशिश कीजिए। कंपटीशन की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत खुद से भी सोचना ही चाहिए, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें इसमें, अब अगर हम इसमें बात करें ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो मान लीजिए कि अगर सॉल्वेंट का मोल सॉल्यूट के मोल से ज़्यादा है और एक केस है कि सॉल्वेंट का मोल सॉल्यूट के मोल से बहुत ज़्यादा है, ठीक है, दो तरीके से बहुत ज़्यादा है ये। तो जिसमें ज़्यादा होता है, देखो सॉल्वेंट ज़्यादा तो हमेशा होता है, हमेशा सॉल्वेंट ज़्यादा होगा किसी भी सॉल्यूशन में, ठीक है। अगर सॉल्वेंट ज़्यादा है तो ये हो गया आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया ये आपका, और यह हो गया आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो देखो इसमें क्या है कि चैप्टर में वैसे डाइल्यूट सॉल्यूशन का बहुत ज़्यादा यूज है, इस चैप्टर में डाइल्यूट सॉल्यूशन का यूज बहुत ज़्यादा है। पूरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डाइल्यूट सॉल्यूशन के हिसाब से डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो डाइल्यूट कंसंट्रेटेड हो गया, बाइनरी पॉलिनरी हो गया, ठीक है, और सॉलिड लिक्विड गैस हो गया, वोलाटाइल सॉल्यूट का सॉल्यूशन, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप मान लो कि ऑलमोस्ट जो इंट्रोडक्शंस वाले पार्ट होते हैं सॉल्यूशन के वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगर हम यहाँ से बात करें यहाँ से अगर बात किया जाए तो देखो इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स आता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है इसका, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं इससे। मोल कंसेप्ट में भी यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मोल कंसेप्ट के भी चैप्टर में आप देखोगे कि एक टॉपिक है वहाँ पे सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मोल या मोल इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन, एक ही बात है ना। सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मोल कंसंट्रेशन हो गया और मोल इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन भी कंसंट्रेशन ही होता है। तो इस तरीके से हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को अगर थोड़ा सा डिफाइन करना चाहें तो देखो इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज रिलेटिव अमाउंट ऑफ, it is the relative amount of solute with respect to solution or solvent। यह कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का डेफिनेशन होता है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं, है ना। अब हम लोग किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन कितने तरीके से निकाल सकते हैं इसकी बात कर लेते हैं। तो आप ऐसा नोट कर सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में बी कैलकुलेटेड एज या कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ, concentration of solution is calculated in terms of, देखो एक होता है परसेंटेज कंसंट्रेशन, दूसरा होता है ppm, तीसरा होता है ppb, और इस तरीके से आप बहुत कुछ बना सकते हो। देखो परसेंटेज को आप बोल सकते हो pph, पार्ट्स पर 100,
पीपीएम को बोला जाता है पार्ट्स पर मिलियन, पीपीबी को बोला जाता है पार्ट्स पर बिलियन। मान लो एक हो गया पीपीएफ या पीपीओ, है ना, पीपीओ, इसको आप फ्रैक्शन बोलते हो। देखो वैसे ये किताबों में तो है नहीं, लेकिन आप थोड़ा सोचो कि अगर हम 1 का पार्ट देख रहे हैं तो फिर हम क्या देख रहे हैं, फ्रैक्शन देख रहे हैं, ठीक है, हम देख रहे हैं फ्रैक्शन। और उस बिहाफ पर हम लोग उसको पीपीओ कह सकते हैं, फ्रैक्शनल कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं इसको। आप क्या कह सकते हैं, फ्रैक्शनल कंसंट्रेशन। किताबों में नहीं मिलेगा लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। कोई भी ऐसा कंसंट्रेशन टर्म नहीं है जिसमें फ्रैक्शन का यूज नहीं किया जाता है। फ्रैक्शन के यूज सभी टर्म में किए जाते हैं, है ना, पीपीओ। उसके बाद एक टर्म होता है मोल फ्रैक्शन, देखो आ ही गया, है ना, मोल फ्रैक्शन। अब देखो इसमें भी या तो रिनाउंड होता है मोल फ्रैक्शन, लेकिन अगर हम पूरे फ्रैक्शन के कंसेप्ट का ध्यान दें, एक हो सकता है मास फ्रैक्शन, एक हो सकता है वॉल्यूम फ्रैक्शन, ठीक है, एक हो सकता है प्रेशर फ्रैक्शन, ठीक है, प्रेशर फ्रैक्शन। अब देखो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें हमें तब समझ में आती है जब हम अपना दिमाग लगाते हैं। आप अगर अपना दिमाग लगाओगे तो ये सारे टर्म आपको समझ में आएंगे, नहीं तो आपको लगेगा पता नहीं क्या बकवास हो रहा है, हमें तो मोल फ्रैक्शन पढ़ना है, पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहा है, सब एनसीईआरटी से बाहर हो गया, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं है, सब एनसीईआरटी में। आप एनसीईआरटी कितने पढ़े हो डिपेंड केवल इस बात पे करेगा, और आप बार बार उसको पढ़ो तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, है ना। और देखो भाई साहब, यहाँ भी क्लास वाली ही बात है, ऐसा नहीं 5:30 बजे लेक्चर ख़त्म होना हो आप उठ के चल दिए। लेक्चर तभी ख़त्म होगा जब मैं उसको ख़त्म करूँगा। आप लोगों को मैं फिर बता रहा हूँ, हेडफोन जरूर लगाओ, ब्लूटूथ वगैरह है तो लगाओ, प्रॉपर साउंड मिलेगा। 2 फायदा होगा, एक तो कान तुम्हारा बंद होगा तो इधर उधर की आवाज़ें नहीं सुनोगे, ठीक है, इधर उधर की आवाज़ें आनी बंद हो जाएंगी।